दोस्तों नमस्कार, मैं आपका साथी केशव विवेकी। आपका इस चैनल में विशेष स्वागत है। आइए हम सब हिंदी महासागर की इस महायात्रा को आगे बढ़ाते हुए आज प्रकरण लेखन विचार से जुड़ते हैं। आपके लिए कुछ बातें हैं कविता के प्रकार के संबंध में विचार। यदि आपके पास कुछ हो तो जरूर कमेंट करें। कविताओं में मात्रा का ज्ञान क्या होता है, यदि आप अच्छे खासे सीख चुके हैं, लिखते होंगे तो आपको ज्ञात होगा। यदि ज्ञात है तो कुछ न कुछ विचार रखें। मुक्त छंद कैसे लिखा जाता है, इस पे यदि आपके पास कोई सुविचार हो तो भेज सकते हैं। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। अब देखिए, आज हम प्रकरण लेखन विचार से जुड़ेंगे। तो आज ये भाग 13 एपिसोड 13 से हम जुड़ रहे हैं और आशा है कि अब तक आए एपिसोड आप सभी के लिए प्रयोगशाली या प्रायोगिक सिद्ध होंगे। आज हम जानेंगे कविता का मुख्य प्रकार, है ना। बात वही है घुमा फिरा के, कविता का ज्ञान, मुक्त छंद। तो इन तीन विषयों पे आज हम जरूरी बात करेंगे, तो बने रहिए साथ में। अब देखिए, कविता का जो मुख्य प्रकार है वो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें क्या है कि मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद। मुख्य रूप से ये तीन ही होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। इसके अलावा इन दिनों मुक्तक लिखे जा रहे हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, और अन्य में गद्य कविता है। तो देखिए, गद्य कविता का जो लिखने का ढंग है वो अपना है, अपने तौर तरीके है, उसको लोग लिखते चले आ रहे हैं। इसको हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि नई कविता के दौर से गद्य कविताएं ज्यादा या भारतेंदु काल से कविता ज्यादा लिखी जा रही है। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक छंद में गणों की ज्ञात संख्या या उनके सूत्र पर कविताओं को रचा जाता है। मुक्त छंद में न वर्णिक छंद का कोई नियम होता है, ना ही मात्रिक छंद का होता है। मुक्तक छंद पे आज हम विशेष बात करेंगे। अब देखिए, मात्रा का ज्ञान। मात्राओं में देखिए दो तरह की मात्राएं होती हैं, एक लघु मात्रा, एक गुरु मात्रा। एक प्रकार से हम देखें, जो लघु स्वर होते हैं वही यहाँ लघु मात्रा कहा जाता है, जो दीर्घ स्वर होते हैं उसे ही गुरु मात्रा कहा जाता है। अब हम जानते हैं कि लघु को 1 और गुरु को 2 गिना जाता है, वही बात यहाँ दोहराया गया है। तो अ, ई, उ, री चंद्रबिंदु के स्वर जो होते हैं उन्हें हम लघु स्वर कहते हैं और उन्हें 1 गिना जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। गुरु मात्रा है जिसमें जो बोलने में ज्यादा जिनमें समय लगता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अंग, अह। ये जो है गुरु या दीर्घ गुरु कहा जाता है और गिना 2 जाता है। अभी इसी के साथ साथ एक बात और है कि संयुक्ताक्षर के पहले गुरु गिना जाता है। अब इन सारी बातों को समग्र रूप से हम अभी समझते चलते हैं। देखिए, जैसे हमने एक लाइन लिखा कि सब कुछ तेरा दिया है, सब कुछ तेरा दिया है। स ब, स में 1, ब में 1, क्योंकि अ छुपा हुआ है। कोई भी व्यंजन अकेले नहीं होता है, उसके साथ स्वर अ निश्चित रूप से जुड़ा होता है, क्योंकि व्यंजन जो है स्वर के आधार पर चलते हैं। कुछ छोटाओं की मात्रा है, इसलिए क पे कु की जगह 1, छ की जगह 1, तेरा त पे ए की मात्रा है तो 2, रा पे आ की मात्रा है तो 2, दिया छोटी की मात्रा है 1, या पे आ की मात्रा है 2, है पे ऐ की मात्रा है इसलिए 2। इस तरह से मात्रा की गिनती हो गई। इसी तरह क्या सुना है मेरे ये की। अब देखिए, क्या के आगे आधा क है, इसकी क्या हम करेंगे, तो आधा क का मतलब है कि इसमें से स्वर निकल गया तो उसकी कोई गिनती नहीं होगी। या में आ की मात्रा इसलिए 2, सुना स पे छोटाओं की मात्रा इसलिए 1, ना पे 2, है पे 2, मेरे में पे 1, रे पे 2, में पे भी 2, ही हा पे छोटी की मात्रा इसलिए 1, या पे कोई मात्रा नहीं लेकिन अ छिपा हुआ 1, कप की है बड़ी मात्रा तो 2। इस तरह से गिनती हो गई। लेकिन अब सीखने की और समझने की बात है कि मेरे वक्तव्य से सारे खिल गए। अब इस लाइन में हम क्या कर सकते हैं, मेरे 2 हो गया, वक्तव्य व के बाद आधा क है, फिर तो है, फिर आधा व है, यह है। अब ये समझिए कि अब जो हमारे लघु नियम के हिसाब से व पे 1 है, त पे 1 है, य पे 1 है, लेकिन मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। व के बाद आधा क होने की वजह से व की मात्रा 2 गिनी जाएगी। उसी तरह से
त के बाद आधा व है, इसलिए त की मात्रा 2 गिनी जाएगी, जबकि य के पीछे कुछ नहीं है, आगे है तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए य की 1 गिनी जाएगी। आप देख सकते हैं कि व के नीचे 2, त के नीचे 2, 1 के नीचे 1 मात्रा गिनी गई है। से की मात्रा 2, सारे में 2, 2 2, खिल में 1 1, गए में 1 2। तो इस तरह से मात्राएं हम गिनते हैं और लिखते समय भी हम इन्हीं मात्राओं की गणना करके मात्रिक छंद में कविताएं लिखने लगते हैं। अब मात्रिक छंद में सम, अर्धसम और अलग अलग जो छंदों की गिनतियां हम करते हैं उसकी विस्तृत जानकारी हम लगातार अलग अलग एपिसोडों में जानते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। मुक्तक छंद, देखिए आमतौर पे हम मंचों पे जो पढ़ते हैं वो मुक्तक छंद होते हैं। मुक्तक छंद लिखने का उसके लय, शैली और तरीका, तारतम्य सबका अलग अलग होता है। ये नहीं कहा जा सकता कि एक ही तरह से सारी चीजें होंगी। जैसे लोकगीतों में सोहर गाने का जो तरीका होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है, स्वागत गान का लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ ऐसे गीत होते हैं जिसको अलग अलग ढंग से होता है। उसी तरह कविताओं में छंद अपने अपने ढंग से लोग गढ़ते हैं। फिलहाल में एक जो नियम है जो सभी के लिए रखता है, इसमें चारों पंक्ति की मात्राएं जो है बराबर होती हैं। ये निश्चित है कि 4 पंक्तियां हैं तो मात्राएं बराबर रहेंगी। पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति के जो तुकांत होते हैं वो एक दूसरे के समक्ष होते हैं या तुकांत बनाए जाते हैं, जबकि जो तीसरी पंक्ति होती है उसमें कोई तुकांत का प्रयोग नहीं होता है, वो सबसे भिन्न होता है, यानी वही मुक्त होता है। चारों पंक्तियों में तारतम्य के साथ प्रवाह होना अति आवश्यक है। तो ये 3 पॉइंट है, इसको अगर आपने ध्यान दे लिया, कंठस्थ कर लिया तो आप मुक्तक छंद लिखने योग्य हैं। अब इसका उदाहरण समझते हैं। नरैन तरस गए हे मनोहर अपने, नैन तरस गए हे मनोहर अपने, करो खोज हमारी हो न हो सपने, किराए के घर त्यागने को आए, कछु शेष नहीं जो हो आगे खपने। यहाँ जो है आप मात्राओं की गिनती करें, सब में 20 मात्राओं की है। तो मैंने पहला शर्त ही कहा था कि चारों पंक्ति की मात्राएं बराबर होनी चाहिए, तो बराबर आपको सामने है, आप गिनती कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं, वीडियो रोक कर सकते हैं। तो इसमें सारी मात्राएं 20 रखी गई है। इसी के साथ साथ हमने कहा कि पहले, दूसरे और चौथे में तुकांत रखें, यानी सपने, अपने, सपने, खपने, ये तुकांत है, जबकि तीसरे में आय कर दिया तो ये एकदम से मुक्त हो गया, उनसे से कोई मतलब नहीं है। तो नैन तरस गए हे मनोहर अपने, करो खोज हमारी हो न हो सपने, किराए के घर त्यागने को आए, कछु शेष नहीं जो हो आगे खपने। तो यहाँ कहने का तात्पर्य अगर हम अर्थ में देखें तो एक कवि ये कह रहा है कि आपके इंतजार में हे मनोहर, यानी मन को हरने वाले, मन को कौन हरता है? श्री कृष्ण। तो नाम कृष्ण का लिया जा रहा है, लेकिन वो भी उपमा के साथ कहा जा रहा है कि हे मनोहर अपने, यानी कि मेरे अपने मनोहर, क्या नैन तरस गए, आपके लिए क्या ये आंखें तरस चुकी हैं, करो खोज हमारी हो न हो सपने। कहने का ये कि वो डर भी रहा है कि मेरी खोज करो, मुझे मेरे तक आओ, मैं तो खो गया हूँ इस दुनिया में, तो कम से कम आप ही मुझे खोज लो। ऐसा ना हो कि मैं आपके लिए सपना देखते रह जाऊं और सपना ही बन के रह जाए, किराए के घर त्यागने को आए। ये जो मानव शरीर मिला हुआ है ये भी किराए का है, भाड़े का है, ये निश्चित नहीं है कि कब तक इसके साथ रहेगा। तो इसका भी समय पूरे होने को है, यानी कि वो व्यक्ति जो है चौथे श्रम में चल रहा है, कछु शेष नहीं जो आगे खपने, यानी उसके पास सब कुछ ऐसा नहीं है जो आगे के जीवन में खपा सकता है, खर्च कर सकता है, वो तो सब समाप्त की ओर समापन पर है। तो ऐसे में ईश्वर की वो भक्ति को दिखा रहा है और सब में एक अच्छा तारतम्य है और एक भक्ति की एक अच्छी लाइन में कह सकता हूँ। हाँ, ये कि स्वरचित है, लेकिन मैं खुद को अपने आप को विद्वान नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इससे बेहतर आप लिख सकते हैं और आशा है कि आप इसे सीखेंगे और एक मुक्तक कमेंट में बना करके जरूर प्रेषित करेंगे। आज हमने प्रकरण लेखन विचार में बात किया, कविता का मुख्य प्रकार, मात्रा का ज्ञान, मुक्तक छंद। लेखन संबंधी अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें व लोगों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।